हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल यार। और आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे डीसी मोटर्स पर। एज यूजुअल मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो आर के राजपूत वाली बुक से लिए हैं, तो आई होप कि आपके प्रिपरेशन में ये वीडियो काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आर के राजपूत वाली बुक से और भी कुछ वीडियोज बनाए हैं, जैसे कि चैप्टर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफॉर्मर्स और डीसी जनरेटर्स। तो आप ये वीडियोज भी जरूर चेक करिए। और एक बात कि मैंने एक थ्योरी वीडियो भी बनाया है जो कि है पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट पर। मैंने वहां पर बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा इसके साथ मैंने एक पीडीएफ भी उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं। तो ये वीडियो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो लोड स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल बी हाईएस्ट। किस मोटर की नो लोड स्पीड जो है हाईएस्ट होती है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर का जो नो लोड स्पीड होता है वो हाईएस्ट होता है। वो कैसे? अभी इस सर्किट डायग्राम को देखिए, यहाँ पर नो लोड स्पीड जब होता है हमारा, तब जो लोड करंट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली जीरो, निग्लिजिबल होता है काफी। तो सीरीज मोटर में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर ये दोनों जो है एक दूसरे के सीरीज में होते हैं। यानी जो लाइन करंट है या फिर जो लोड करंट है इज इक्वल टू फील्ड करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट। That means IL is equal to armature current and IA is equal to field current, which is approximately zero. अब जब फील्ड वाइंडिंग में करंट अप्रोक्सीमेट जीरो होगा तो वहां पे फ्लक्स भी जो है काफी कम होंगे, मिनिमम होंगे या फिर जीरो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, एक इक्वेशन मैं आपको बताता हूं, पूरे डीसी मोटर में कहीं भी आपको ये इक्वेशन काम आने वाला है। वो ये है कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। फ्लक्स यानी यहाँ पे फील्ड करंट भी हम मान सकते हैं। अब जबकि नो लोड कंडीशन में फ्लक्स जो है वो मिनिमम होता है, इसका मतलब है कि जो स्पीड रहेगा वो हाईएस्ट चला जाएगा। इसीलिए जब हम विदाउट लोड अगर डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करेंगे तो वो जो है डेंजरसली हाई स्पीड पे रोटेट करेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सीरीज मोटर कैन बी चेंज्ड बाय। अगर हमें रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करनी है सीरीज मोटर में तो क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन है इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल्स, ऑप्शन बी है इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल्स, और ऑप्शन सी है आइदर ऑफ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो गाइस यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आइदर ए एंड बी। इसका मतलब है या तो हमें सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज करना पड़ेगा या फिर फील्ड टर्मिनल को चेंज करना पड़ेगा। क्या होता है ना, एक्चुअली जो टॉर्क होता है किसी भी डीसी मोटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय आर्मेचर करंट। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें और या फिर समझो दोनों की चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -5 एंड माइनस आई ए। माइनस माइनस कट होके यहाँ पे बच जाएगा क्या, फिर से आई ए। यानी कि अगर हम दोनों की डायरेक्शन यानी दोनों की टर्मिनल्स अगर चेंज कर दें, प्लस को माइनस कर दें और माइनस को प्लस कर दें, तो क्या होगा कि जो मोटर की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। यानी पहले भी वो क्लॉकवाइज फिर रही थी तो अभी भी वो क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी। इसका मतलब है कि हमें या तो फील्ड की या फिर आर्मेचर की, दोनों में से किसी एक के टर्मिनल को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आइदर ऑफ ए एंड बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिक्वायर्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क। कौन से एप्लीकेशन के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क की हमें जरूरत होती है? ऑप्शन है लेथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, लोकोमोटिव, और ऑप्शन डी है एयर ब्लोअर। याद रखिए इसका आंसर है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव यानी इन शॉर्ट जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। इसमें क्यों हाई स्टार्टिंग चाहिए टॉर्क हमें? क्योंकि वहां पे जो है लोड काफी ज्यादा होता है, उसका जो वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। उसके अलावा उसके अंदर जो भी लोग बैठे होते हैं उसकी वजह से वहां पे उनको ज्यादा टॉर्क चाहिए मशीन्स को स्टार्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो अभी हम क्या करते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक स्लाइड देखते हैं जिसमें मैंने सारे एप्लीकेशन जो है लिख रखे हैं। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मोटर्स। फर्स्ट है हमारी डीसी सीरीज मोटर। जो सीरीज मोटर होती है ना गाइस, वो होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, इसीलिए देयरफॉर इट इज यूज फॉर हेवी ड्यूटी एप्लीकेशंस। हेवी ड्यूटी यानी जहां पर ज्यादा हमें टॉर्क की जरूरत होती है, सच एज इलेक्ट्रिक रेलवेज, कन्वेयर्स, क्रेन्स, रोलिंग मिल्स, और जो भी मेटलर्जिकल वर्क्स होता है या फिर माइन, हॉइट्स, इन सभी जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे हम सीरीज मोटर यूज करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारा मोटर का डीसी शंट मोटर। अब ये जो शंट मोटर होती है इसकी जो स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो कांस्टेंट स्पीड पे रन करती है और इसका जो टॉर्क है वो वेरी करता है और नियरली जैसा करंट के प्रोपोर्शनल में ही रहता है, आर्मेचर करंट के। तो इसका जो यूज होता है देयरफॉर इट इज यूज फॉर ड्राइविंग कांस्टेंट स्पीड लाइन शाफ्ट्स, यानी कि जो लाइन शाफ्ट्स होते हैं, लेथ मशीन होती है और जो भी कांस्टेंट स्पीड के जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं, फैन, वुड वर्किंग मशीन, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन्स, मिलिंग मशीन्स, ग्राइंडर्स, स्मॉल प्रिंटिंग प्रेसेस, पेपर मेकिंग मशीन्स और मेटल कटिंग मशीन्स, इन सभी में क्या यूज होता है, यहाँ पे हमारा शंट मोटर यूज होता है। ये जो है ये सेकेंड टाइप था। अब जो थर्ड टाइप है डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, इसका भी जो टॉर्क होता है ना वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अब तक जो है डीसी सीरीज मोटर और डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, इन दोनों का स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो हाई होता है और इसकी जो स्पीड है वो वेरी हो सकती है। इसीलिए इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कंप्रेसर्स, प्रेशर ब्लोअर्स, डोर लिफ्ट, सॉज, पैसेंजर एलिवेटर्स, फ्राइट एलिवेटर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यूज करते हैं। और जो फाइनल मोटर है हमारा फोर्थ डीसी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो काफी कम होता है, लो होता है और स्पीड इसका कांस्टेंट रहता है। लेकिन याद रखिए नो लोड पे ये काफी हाई स्पीड अटेंड करता है, इसलिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते। और वैसे भी लो स्टार्टिंग टॉर्क के एप्लीकेशन काफी कम होते हैं, इसलिए रेयरली यूज होता है। और जो इसका एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक ये है मेडिकल मशीनरीज में, वो भी काफी कम होता है, 0.000%, 0.05%, जो कि 0.0005% से भी कम होगा। इतना कम ये जो है डीसी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर यूज होता है। तो आई होप कि आपको ये स्लाइड जो है ये काम आएगी, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें सारे एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। जितने भी एप्लीकेशंस पे आगे क्वेश्चंस आएंगे इस वीडियो में वो उसका आंसर मैं नहीं दूंगा, उसका आंसर आप मुझे दोगे। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ए डीसी मोटर इज टू बी सेलेक्टेड फॉर कन्वेयर्स विच मोटर वुड बी प्रिफर्ड। देखिए कन्वेयर्स के लिए कौन सी मोटर प्रिफर्ड करेंगे, मैंने उस स्लाइड में आपको बताया था, तो मैं एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। कन्वेयर्स के लिए गाइज आप देखिए यहाँ पे कन्वेयर्स कहां लिखा हुआ है, डीसी सीरीज मोटर में, तो इसलिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए सीरीज मोटर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फिफ्थ, विच डीसी मोटर विल बी प्रिफर्ड फॉर मशीन टूल्स। अब तो मैं इसका आंसर नहीं देने वाला हूं, जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूंगा और उनको शाउट आउट दूंगा, ताकि जो है अपना एक इंटरेक्शन बना रहेगा। ठीक है, तो जो भी अभी क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे और मैं आपका नाम जो है अगले वीडियो में शाउट आउट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डीसी मोटर विल बी प्रिफर्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड लाइन शाफ्टिंग, यानी कांस्टेंट स्पीड हमें चाहिए तो हमें कौन सी मोटर यूज करनी चाहिए। तो फटाफट से गाइज जिसको जिसको आंसर पता है वो कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर्स कैन फाइंड एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग। तो जो डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर है वो कहां पे यूज होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताइए, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डीसी मोटर इज प्रिफर्ड फॉर एलिवेटर्स। एलिवेटर्स में कौन सी मोटर हम प्रिफर्ड करेंगे, इसका भी आंसर आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल when the forefinger points in the direction of field of flux and the middle finger will point in direction of what। तो देखिए ये डायग्राम देखिए आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है अगर फोर फिंगर जो है ये फ्लक्स के डायरेक्शन में यानी फ्लक्स डेंसिटी के डायरेक्शन में अगर शो करेगा तो हमारा मिडिल फिंगर कहां पे पॉइंट करेगा। ऑप्शन है करंट इन द कंडक्टर, मोमेंट ऑफ कंडक्टर, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कंडक्टर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो एज शोन इन फिगर जो हमारा मिडिल फिंगर होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर करंट इन द कंडक्टर के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए करंट इन द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द फील्ड ऑफ डीसी शंट मोटर गेट्स ओपन्ड व्हाइल मोटर इज रनिंग, यानी कि अगर हमारा एक डीसी मशीन है, डीसी शंट मोटर है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये शंट लेता हूँ, ये रहेगा आर्मेचर और यहां से हम आप इसको सप्लाई देंगे। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज, ये टोटल करंट, लोड करंट कह सकते हैं इसको हम, और यहाँ पे ISH यानी शंट फील्ड करंट और यहाँ पे आर्मेचर करंट। ठीक है, यहाँ पे बैक EMF। अभी देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर हमारा शंट मोटर का फील्ड अगर ओपन हो जाए यानी यहां से जो ये ब्रेक हो जाए, इसका मतलब ISH अगर 0 हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे, द स्पीड ऑफ मोटर विल बी रिड्यूस्ड, the armature current will reduce,
ऑप्शन सी है द मोटर विल अटेन डेंजरसली हाई स्पीड। ऑप्शन डी है द मोटर विल कंटिन्यू टू रन एट कांस्टेंट स्पीड। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, द मोटर विल अटेन डेंजरसली हाई स्पीड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन है एन यानी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो याद रखिए अगर हमारा फील्ड ओपन हो जाता है, ओपन यानी वहां पे करंट अगर जीरो हो जाता है तो फाई भी जो है यानी फ्लक्स भी जो है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि ये मिनिमम हो गया और इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहने की वजह से जो स्पीड है वो डेंजरसली हाई हो गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, द मोटर विल बी रनिंग एट वेरी हाई स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टर्स आर यूज्ड विथ डीसी मोटर्स बिकॉज। देखिए डीसी मोटर यानी कोई भी जो डीसी मोटर होती है या मशीन होती है उसको यूज करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टार्टर्स यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वहां से जाके हमने उसका स्विच ऑन कर दिया, नहीं, हम स्टार्टर यूज करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? ऑप्शन देखिए, these motors have high starting torque। ऑप्शन बी है these motors are not self starting। ऑप्शन सी है back EMF of these motor is zero initially। और ऑप्शन डी है to restrict armature current as there is no back EMF at starting। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, to restrict armature current as there is no back EMF at starting। देखिए एट स्टार्टिंग ना जो हमारा स्पीड होता है वो भी जीरो होता है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा बैक ईएमएफ भी क्या है, जीरो रहेगा। अब जो हमारा आर्मेचर करंट है उसका एक ओवरऑल फॉर्मूला ये है, IA इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। एट स्टार्टिंग जो है n इज इक्वल टू जीरो रहने की वजह से जो हमारा बैक ईएमएफ है वो भी हमारा ये होता है जीरो। इसका मतलब है कि जो आर्मेचर करंट रहेगा वो रहेगा टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो कि एक हाई वैल्यू बन जाती है क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस तो काफी कम होता है, तो जो आर्मेचर करंट है वो काफी ज्यादा होता है स्टार्टिंग में, इसीलिए उसको कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टार्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डीसी शंट मोटर एज लोड इज रिड्यूस। डीसी शंट मोटर का अगर लोड रिड्यूस किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शंस है द स्पीड विल इंक्रीज। ऑप्शन बी है द स्पीड विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन इन लोड। ऑप्शन सी है द स्पीड विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और ऑप्शन डी है द स्पीड विल रिड्यूस्ड। तो इसको हम समझेंगे ग्राफ के जरिए से। यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं शंट मोटर के लिए जो ग्राफ है ये वाला, ठीक है, इसको आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे टॉर्क इंक्रीज होता है वैसे वैसे स्पीड जो है एक थोड़े से छोटे अमाउंट, जैसे जैसे टॉर्क इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्पीड जो है थोड़ी सी हल्की सी जो है डिक्रीज हो रही है, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है शंट मोटर के टाइप में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, द स्पीड विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और अगर हम सीरीज मोटर की बात करें तो अगर टॉर्क बढ़ जाए तो स्पीड जो है काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। और जो बाकी क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल है वो भी आप देख लीजिए। डिफरेंशियल में आप देख सकते हैं जैसे जैसे टॉर्क इंक्रीज होता है उसी तरह से जो है वो स्पीड जो है इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे इसका मामला जो है उल्टा होता है दूसरे मोटर्स के कंपेरिजन में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी सीरीज मोटर इज दैट विच। ऑप्शंस है it has its field winding consisting of thick wire and less turns। ऑप्शन बी है it has a poor torque। ऑप्शन सी है it can be started easily without load। और ऑप्शन डी है it has almost constant speed। तो बता दूं कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहले हम दूसरे ऑप्शन देखते हैं गाइस। जैसे कि मैंने एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर वाले स्लाइड में बताया था, जो डीसी सीरीज मोटर होता है वो है हाई टॉर्क मोटर, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर। ऑप्शन बी तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, कैन बी स्टार्टेड इजीली विदाउट लोड, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि जो डीसी सीरीज मोटर है वो नो लोड पे हम स्टार्ट करते ही नहीं है। क्यों? अगर नो लोड पे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जो स्पीड है वो काफी ज्यादा रहेगी, हाई रहेगी। ऑप्शन डी देखते हैं, इट हैज ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड। तो याद रखिए कांस्टेंट स्पीड मोटर नहीं है डीसी सीरीज। याद रखिए जो कांस्टेंट स्पीड है वो हमारा डीसी शंट मोटर। सीरीज मोटर कांस्टेंट स्पीड नहीं है, उसका टॉर्क के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है स्पीड। अब आता हूं मैं आंसर की तरफ। आंसर हमारा इट हैज इट्स फील्ड वाइंडिंग कंसिस्टिंग ऑफ थिक वायर एंड लेस टर्न्स। अभी देखिए ये जो सर्किट है डीसी सीरीज मोटर का, इसके जरिए से हम कुछ समझते हैं। यहां से हम सप्लाई देते हैं, यहाँ पे फील्ड करंट है और ये आर्मेचर करंट है और लोड करंट भी जो है ये सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फील्ड करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लोड करंट। गाइस अब मोटर में जो है काफी ज्यादा लोड रहता है, यानी अगर लोड करंट ज्यादा हो गया तो फील्ड करंट भी क्या हो गया,
ज्यादा चाहिए तो हमें फील्ड वाइंडिंग इस तरह की डिजाइन करनी पड़ेगी कि उसमें ज्यादा करंट फ्लो हो सके। अब आपको एक बेसिक सा रूल बताऊं, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। अगर हमें यहाँ पे से करंट ज्यादा फ्लो करवाना है तो उसका रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अब रेजिस्टेंस जो है कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका एरिया बढ़ा सकते हैं। तो एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी फील्ड वाइंडिंग होती है उसको जो है थिक वायर से बनाएंगे और उसके जो टर्न्स हैं वो काफी कम रखेंगे। इसके जरिए से हम जो है लो रेजिस्टेंस का एक फील्ड वाइंडिंग डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए जो है डीसी सीरीज मोटर में जो भी फील्ड वाइंडिंग होती है वो थिक वायर होता है, यानी एक मोटा सा वायर होता है। ठीक है, याद रखिए मोटा सा वायर होता है और उसके टर्न्स जो है वो काफी कम होते हैं। और इसका उल्टा होता है हमारा डीसी शंट मोटर में, वहां पे हम थिन वायर यूज करते हैं, प्लस हम जो टर्न्स ज्यादा जो है वो काफी ज्यादा रखते हैं, मोर टर्न्स इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर अ स्टार्टर इज रिक्वायर्ड बिकॉज। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप मुझे देंगे। कमेंट करिए आंसर, मैं अगले वीडियो में आपको शाउट आउट दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज्ड फॉर शेयर्स एंड पंचेस। देखिए शेयर्स एंड पंचेस के लिए कौन सी मोटर यूज होती है, ये भी आप जो है आप मुझे आंसर बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ डीसी मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सप्लाई इट विल, ऑप्शन है इट विल रन एट नॉर्मल स्पीड, इट वोंट रन, ऑप्शन सी है इट विल रन एट लोअर स्पीड, और ऑप्शन डी है इट विल बर्न ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन द फील्ड वाइंडिंग बाय एडी करंट्स। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, अगर हम डीसी मोटर को एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इट विल बर्न ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन द फील्ड वाइंडिंग बाय एडी करंट्स। जो उसका सिस्टम होता है स्टेटर और रोटर का, उसमें जो है एडी करंट ज्यादा होने की वजह से वो मोटर क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें यूज करना है तो हमें कुछ उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि जो है यूनिवर्सल मोटर होता है, यूनिवर्सल मोटर वो बहुत एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है, यानी उसका जो स्टेटर और रोटर होता है वो कुछ ऐसा बनाया जाता है कि उसके अंदर एडी करंट जो है काफी कम रहते हैं। ठीक है, तो हमें वैसा बनाना पड़ेगा तब हम यूज कर पाएंगे। लेकिन नॉर्मली अगर हम डीसी मोटर को एसी सप्लाई देंगे तो वो बर्न हो जाएगी, वो जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर बिलो द नॉर्मल विदाउट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द मेथड यूज्ड इज, ऑप्शन है वॉर्ड लियोनार्ड मेथड, ऑप्शन बी है रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड, ऑप्शन सी है एनी ऑफ द अबव, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। देखिए विदाउट वेस्टेज अगर हमें स्पीड कंट्रोल करना है, विदाउट वेस्टेज, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वॉर्ड लियोनार्ड मेथड। इसके अंदर क्या है, एक डीसी जनरेटर और मोटर का सेट यूज किया जाता है और उसी की पावर हम देते हैं हमारे मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर हम रियोस्टैटिक कंट्रोल यूज करेंगे तो उसमें जो है हमारा पावर लॉस काफी ज्यादा रहता है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, वॉर्ड लियोनार्ड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू डीसी सीरीज मोटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रिजल्टेंट स्पीड इज। देखिए दो सीरीज मोटर को अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन है हमारे मोर देन नॉर्मल स्पीड हो जाएगी, ऑप्शन बी है लेस देन नॉर्मल स्पीड, ऑप्शन सी है नॉर्मल स्पीड, और ऑप्शन डी है जीरो। याद रखिए अगर हम कितने भी नंबर के अगर डीसी सीरीज मोटर को पैरेलल में लगाएंगे तो जो उसका स्पीड रहेगा वो हमेशा नॉर्मल ही रहेगा, वो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर मोर देन इट्स फुल लोड स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। देखिए स्पीड कंट्रोल करते समय हम क्या करेंगे, अब हमारा एक मोटर है जिसका आरपीएम जो है वो 500 है, यानी इसके ऊपर वो यूज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमें इसका स्पीड 500 से ज्यादा करना है, मान लीजिए 600 आरपीएम करना है, तो हम कैसे करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, डिक्रीजिंग द फील्ड करंट, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग द फील्ड करंट, ऑप्शन सी है डिक्रीजिंग द आर्मेचर करंट, और ऑप्शन डी है इंक्रीजिंग द आर्मेचर करंट। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 होती है। अब हमें स्पीड अगर बढ़ानी है तो इक्वेशन के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं कि हमारा फ्लक्स जो है वो रिड्यूस कर दें। फ्लक्स यानी क्या होता है, फील्ड करंट, यानी फील्ड करंट को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। while decreasing the field current we can increase the speed above its full load speed. next question है, in a DC shunt motor speed is, DC shunt motor में speed क्या होती है। options है independent of armature current, option B है directly proportional to the armature current, option C है proportional to the square of the current, और option D है inversely proportional to the armature current। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, independent of
आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट पे हमारा डीसी शंट मोटर का स्पीड डिपेंड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग मोटर्स। ऑप्शन है अप टू 5 HP, अप टू 10 HP, अप टू 15 HP, और ऑप्शन डी है अप टू 20 HP। देखिए ये HP क्या होता है, ये इसका मोटर का कैपेसिटी होता है। ठीक है, 5 HP, इसका सही आंसर वो है ऑप्शन ए अप टू 5 HP, यानी 5 HP तक का जो भी मोटर रहेगा उसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा पावर ज्यादा है 5 HP से, तो हो सकता है हमें 3 पॉइंट स्टार्टर यूज करना पड़े, 4 पॉइंट स्टार्टर यूज करना पड़े, या कोई और मेथड यूज करना पड़े स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो पावर है, हॉर्स पावर, वो 5 के अंदर है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज्ड, द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर विल। देखिए अगर हमारा स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो बैक ईएमएफ क्या होगा शंट मोटर में, कम होगा कि बढ़ जाएगा। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, और ऑप्शन डी बिकम जीरो। तो याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाला है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। और मुझे नहीं लगता आप ये वीडियो देखने के बाद इस इक्वेशन को कभी भूलेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर हम मोटर की स्पीड इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। तो आप इस इक्वेशन को देख के इजीली बता पाएंगे कि भाई बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर वैनिशेस सडनली। देखिए बैक ईएमएफ अगर डीसी मोटर का जीरो हो जाता है सडनली, तो क्या होगा, इसका आंसर जो है एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए जो आर्मेचर करंट होता है ना, इज इक्वल टू होता है सप्लाइड वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर्मेचर करंट। देखिए जब ईबी हमारा जीरो हो जाएगा ना, तो हमारा आईए होगा सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय आरए आर्मेचर रेजिस्टेंस। दैट मींस आरए तो काफी कम होता है। ठीक है, इसकी वजह से आईए की वैल्यू क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी समझ लीजिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑप्शंस में हम देखते हैं। ऑप्शन ए है द मोटर विल स्टॉप, ऑप्शन बी है द मोटर विल कंटिन्यू टू रन, ऑप्शन सी है द आर्मेचर में बर्न, ऑप्शन डी है द मोटर विल रन नॉइजी। इसका जो सही आंसर रहेगा, आर्मेचर करंट मैक्सिमम हो जाएगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हमारा आर्मेचर जो है बर्न हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द आर्मेचर में बर्न। तो इसका मतलब है कि ईबी हमारे लिए इतना जरूरी है, अगर ईबी सडनली जीरो हो जाता है तो हमारा मोटर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर्स द स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑन बैक ईएमएफ ओनली बिकॉज। देखिए जो डीसी शंट मोटर है उसका जो स्पीड है वो सिर्फ डिपेंड होता है बैक ईएमएफ पे। ऐसा क्यों, जैसे कि मैंने बताया था, ये शंट फील्ड है, ये उसका आर्मेचर है, और यहां से हम क्या करते हैं, सप्लाई वोल्टेज देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं यहां भी इस नोड पे भी वोल्टेज क्या होगा, हमारा सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ पे भी सप्लाई वोल्टेज ही होगा। और जो सप्लाई वोल्टेज है वो कंटिन्यूअसली करंट फीड करता है हमारे शंट फील्ड वाइंडिंग को। इसका मतलब है, अगर देखिए रेजिस्टेंस तो यहाँ का फिक्स रहेगा, सपोज कि 200 ओम है हमारा फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, आरएफ फील्ड का रेजिस्टेंस हमारा 200 ओम है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो भी कांस्टेंट रहेगा। समझ लीजिए कि अगर VT 400 वोल्ट है, तो हमारा जो ISH है जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस फील्ड वाइंडिंग में, ISH इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाय फील्ड रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 400 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब अगर हमारा फील्ड करंट जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि हमारा जो फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी हमेशा। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। तो अब हमारा फ्लक्स तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है जो स्पीड रहेगा वो डिपेंड रहेगा हमारा सिर्फ बैक ईएमएफ पर। तो ऑप्शंस हम पहले देखते हैं यहाँ पे। बैक ईएमएफ इज इक्वल टू आर्मेचर ड्रॉप, ऑप्शन बी है आर्मेचर ड्रॉप इज निग्लिजिबल, ऑप्शन सी है फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, और ऑप्शन डी है फ्लक्स इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट इन डीसी शंट मोटर। दैट मींस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्लक्स इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट इन डीसी शंट मोटर। क्यों कांस्टेंट होता है ये हमने अभी देखा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी शंट मोटर अंडर द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम पावर द करंट इन द आर्मेचर विल बी।
देखिए मैक्सिमम पावर कंडीशन क्या है हमारी, बैक ईएमएफ शुड बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय 2, ये हमारा कंडीशन होता है मैक्सिमम पावर आउटपुट फॉर अ डीसी मोटर। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, इन अ डीसी शंट मोटर अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर द करंट इन द आर्मेचर विल बी, आर्मेचर करंट क्या रहेगा इस कंडीशन पे। ऑप्शन है हमारे ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, ऑप्शन बी है रेटेड फुल लोड करंट, ऑप्शन सी है लेस देन फुल लोड करंट और ऑप्शन डी है मोर देन फुल लोड करंट। देखिए गाइस जो बैक ईएमएफ होता है जितना कम रहेगा ना आर्मेचर करंट उतना ज्यादा रहेगा। अब जो बैक ईएमएफ है वो सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज के हाफ है, तो आर्मेचर करंट भी ऑब्वियसली वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द आंसर, दैट मींस मोर देन द फुल लोड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which DC motor will have least percentage increase of input current for the same percentage increase in the torque। देखिए टॉर्क जो होता है ना, ये एक इक्वेशन है, काफी काम आएगा। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट, ये एक इक्वेशन है टॉर्क के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सीरीज मोटर। क्यों सीरीज मोटर, क्योंकि जो है सीरीज मोटर के इसमें जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, यानी इसका मतलब यह है कि टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर है। इसीलिए जो है डीसी सीरीज मोटर विल हैव लीस्ट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इनपुट करंट फॉर द सेम परसेंटेज इंक्रीज इन टॉर्क, यानी टॉर्क बढ़ाने के लिए हमें आर्मेचर करंट जो है काफी ज्यादा देना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज डेज डीसी मोटर्स आर वाइडली यूज्ड इन, डीसी मोटर्स हम ज्यादातर कहां यूज करते हैं आजकल। ऑप्शंस मैं नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर मुझे खुद बताइए क्योंकि हमने ये काफी बार डिस्कस किया हुआ है स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है by looking at which part of the DC motor it can be easily confirmed that a particular motor is DC motor, यानी कि एक मोटर AC मोटर है या DC, ये हमें अगर देख के पहचानना है तो हम कैसे देखेंगे। तो जो उसका सही आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सी कम्यूटेटर। हमें चेक करना पड़ेगा कि मोटर में जो है कम्यूटेटर है या नहीं। कम्यूटेटर क्या आता है हमारा, कम्यूटेटर हमारा क्या करता है, ये AC टू DC कन्वर्ट करता है या फिर DC टू AC बोथ। तो हम कम्यूटेटर को देखेंगे कि वो है कि नहीं, अगर है कम्यूटेटर तो वो रहेगा हमारा डीसी मोटर, अगर नहीं है तो वो होगा एसी मोटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी सीरीज मोटर इज इनवेरिएबली ट्राइड। इसका आंसर भी यार मैं नहीं बताऊंगा, आप ही कमेंट करिए। काफी इजी क्वेश्चन है और आप कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में आपका नाम लेकर आपको शाउट आउट दूंगा और इससे के जरिए से जो हमारा इंटरेक्शन भी काफी बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीसी मशीन्स फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग यूज्ड। देखिए डीसी मशीन में हम फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं, फुल पिच वाइंडिंग क्यों यूज करते नहीं है। ऑप्शन देखिए टू इंप्रूव कूलिंग, ऑप्शन बी है टू रिड्यूस कॉपर लॉसेस, ऑप्शन सी है टू इंक्रीज द जनरेटेड ईएमएफ, ऑप्शन डी है टू रिड्यूस द स्पार्किंग। देखिए ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता क्योंकि जब हम फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग यूज करते हैं तो हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ होता है वो कम हो जाता है ना कि बढ़ता है। और यहाँ पे ये भी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट कि हमें स्पार्किंग रिड्यूस करनी है इसलिए हम जो है फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, 3 पॉइंट स्टार्टर इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर। 3 पॉइंट स्टार्टर को हम कौन सी मोटर के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन है शंट मोटर, ऑप्शन बी है शंट एज वेल एज कंपाउंड मोटर्स, ऑप्शन सी है शंट कंपाउंड एंड सीरीज मोटर और ऑप्शन डी है ऑल डीसी मोटर्स। तो गाइज याद रखिए ये यूज होता है हमारा शंट एज वेल एज कंपाउंड मोटर्स के लिए, यानी कि ऑप्शन बी। अब ये क्यों यूज होता है इसके लिए आप याद रखिए, एक मैं शंट मोटर का एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। शंट मोटर का सर्किट हमें पता है, एक होता है शंट वाइंडिंग, एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग और एक होता है सप्लाई का टर्मिनल। ठीक है, तो याद रखिए जो 3 पॉइंट होते हैं वो 3 पॉइंट होते हैं, ये ए वाला शंट वाइंडिंग के लिए, बी वाला हमारा होगा आर्मेचर के लिए और सी वाला होगा सप्लाई के लिए। या फिर आप इसको नेमिंग कन्वेंशन को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है ए जो है वो सप्लाई के लिए यूज किया हुआ है और जो यहाँ पर बी है वो हमारा शंट वाइंडिंग के लिए यूज किया हुआ है और जो सी पॉइंट है वो हमारा आर्मेचर के लिए यूज किया हुआ है। तो आप इस पर से याद रख सकते हैं कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर है वो शंट एज वेल एज कंपाउंड मोटर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल डीसी मोटर्स अप टू 5 HP यूजुअली हैव। ऑप्शन है 2 पोल्स, 4 पोल्स, 6 पोल्स और 8 पोल्स। याद रखिए जो अप टू 5 HP मोटर्स होते हैं उसके अंदर हम 2 पोल्स यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट फॉर अ मोटर आर इस्टेब्लिश्ड द इफिशियंसी ऑफ द मोटर विल बी। यानी कि अगर मैक्सिमम पावर आउटपुट पे हम किसी मोटर को यूज कर रहे हैं डीसी मोटर को, तब
इफिशियंसी कितनी होगी। सबसे पहले तो कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए, वो होती है बैक ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। ये होता है कंडीशन। अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं किसी भी मोटर पर तो उसकी इफिशियंसी कितनी होती है। याद रखिएगा इस जो भी ये कंडीशन है ये अचीव करना जो है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी अगर हम इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं तो याद रखिए बहुत ही हाई करंट हमें जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है लॉसेस और हीट काफी ज्यादा रहेगी और एफिशिएंसी काफी कम हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लेस देन 50%, यानी कि 50% से कम इफिशियंसी पर हमारी मोटर ऑपरेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शेयरिंग मशीन हैज साइक्लिक लोड कंसिस्टिंग ऑफ इंटरमिटेंट लाइट एंड हेवी लोड्स। लोड है हमारा लाइट और हेवी लोड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर विल बी सुटेबल फॉर दिस पर्पज। तो गाइस जो भी लाइट और हेवी लोड के लिए यहाँ पर बताया शेयरिंग मशीन यूज करनी है उसके लिए कौन सी मटेरियल यूजफुल रहेगी। ऑप्शन है शंट, सीरीज, कम्युलेटिव और डिफरेंशिएटिव। कौन सी मोटर यूज रहेगी। जो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। और कई जगह पर शेयरिंग मशीन के लिए हम शंट भी यूज करते हैं, लेकिन जो बुक में आंसर दिया था मैंने देख लिया था और ऑनलाइन भी थोड़ा मैंने देखा तो सही सभी जगह जो लिखा हुआ है वो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज लीस्ट इन केस ऑफ, यानी कि जो स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो है वो सबसे कम किस मोटर में होता है। ऑप्शंस है एज यूजुअली सीरीज, शंट, कंपाउंड और नन ऑफ दी अबव। याद रखिएगा ये होता है हमारा सबसे कम शंट मोटर में, ठीक है। 35 क्वेश्चन का आंसर है शंट मोटर्स। क्यों? क्योंकि शंट मोटर जो है एक कांस्टेंट फ्लक्स मोटर है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो काफी लो होता है, इसकी वजह से जो है रेशियो है ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सस्टेन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कौन सा कंपोनेंट जो है वो सस्टेन कर सकता है। ऑप्शन है स्लिप रिंग्स, ऑप्शन बी है कम्यूटेटर, ऑप्शन सी है फील्ड वाइंडिंग और ऑप्शन डी है आर्मेचर वाइंडिंग। तो याद रखिएगा ये होता है हमारा फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और ये जो बड़ा सा जो एक आर्मेचर है इसके अंदर होती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो फील्ड वाइंडिंग है गाइस ये नॉन रोटेटिंग पार्ट होता है, ये एक बेसिक है आपको पता होगा, और जो आर्मेचर है वो रोटेटिंग होता है, ठीक है। अब जबकि फील्ड वाइंडिंग जो है नॉन रोटेटिंग है और तो और फील्ड और आर्मेचर के बीच में होता है एयर गैप। और इसके अलावा जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें से हमारा लोड करंट फ्लो होता है, यानी जितना ज्यादा लोड कनेक्ट होगा उतना ज्यादा करंट जो है आर्मेचर में से जाएगा और उतना ज्यादा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी और उतना ज्यादा आर्मेचर में लॉसेस भी होंगे। लेकिन फील्ड वाइंडिंग में ऐसा केस नहीं होता। डीसी मोटर में जो है फील्ड वाइंडिंग में एक लिमिटेड करंट होता है, उसकी वजह से जो है इतना लॉसेस और हीट वहां पे नहीं होता। इसका मतलब है टेम्परेचर भी वहां पे कम रहता है। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। याद रखिए रोटेशन ऑफ डीसी मोटर के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और जब जनरेटर की बात आती है डीसी जनरेटर की वहां पे हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड नॉर्मली नीड्स स्टार्टिंग टॉर्क मोर देन द रोटेट टॉर्क। देखिए ऑप्शंस हैं ब्लोअर, कन्वेयर, एयर कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। इसमें से सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क कौन से लोड के लिए लगता है। स्टार्टिंग टॉर्क यानी स्टार्टिंग में लोड कौन से मोटर पे हम ज्यादा पुट करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्वेयर्स। लेकिन क्योंकि कन्वेयर्स पे जो है स्टार्टिंग में ही लोड काफी ज्यादा होता है, स्टार्टिंग लोड काफी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क की ज्यादा जरूरत होती है कन्वेयर्स। और इसके लिए मोटर कौन सी यूज करती है बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी इसके लिए हम करते हैं डीसी सीरीज मोटर कन्वेयर्स के लिए, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस के लिए हम लोग यूज करते हैं शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी मोटर इज जनरली। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कितना होता है डीसी मोटर का। ये देखो ये हम एक नंबर में नहीं बता सकते क्योंकि वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द डीसी मोटर। तो यहाँ पे एक जो है जनरल बात हम करें तो उसका जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि आप याद रखिए जो स्टार्टिंग करंट होता है डीसी मोटर का वो काफी हाई होता है। और करंट कब हाई होता है? जब सर्किट का रेजिस्टेंस लो होता है। इस पे से हम याद रखेंगे कि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी मोटर इज जनरली लो, ठीक है।
ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड क्या होती है? ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट, प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट, और ऑप्शन डी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। तो गाइस आपको याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक इक्वेशन आपको बताया था और ये भी बताया था कि ये इक्वेशन आपको हर जगह काम आएगा डीसी मोटर में। वो था हमारा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्लक्स। अब डीसी सीरीज मोटर में होता यह है जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है आर्मेचर के, सही बात है। तो जो भी फील्ड में करंट होगा वही हमारा आर्मेचर में करंट होगा, यानी कि आई एफ इज इक्वल टू आई ए, और जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई एफ, और आई एफ जो है इक्वल टू है आई ए। इसका मतलब यह है कि जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी है आर्मेचर करंट या फिर इक्वल टू फील्ड करंट। ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सुटेबल रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर्मेचर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन डीसी सीरीज मोटर इफ द आर्मेचर करंट इज रिड्यूस्ड बाय 50% द टॉर्क ऑफ द मोटर विल बी इक्वल टू। देखिए यहाँ पे और एक इक्वेशन है इंपॉर्टेंट, वो हमारा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू आर्मेचर करंट, यानी फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। तो अगर हम इस आर्मेचर करंट को 50% से रिड्यूस करते हैं तो टॉर्क कितना रिड्यूस होगा? याद रखिए ये सबसे बेसिक इक्वेशन है। अगर हम डीसी सीरीज मोटर की बात करते हैं तो टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आई ए स्क्वायर, क्योंकि फाई जो है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जो हमारा सीरीज मोटर की इक्वेशन होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको 50% से रिड्यूस करते हैं आर्मेचर करंट को तो जो हमारा टॉर्क है वो ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा। तो कितना होगा? वो होगा हमारा 25% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, यानी कि अगर हम आर्मेचर करंट को 50% से रिड्यूस करते हैं तो जो है हमारा टॉर्क 25% से रिड्यूस होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट ड्रॉन बाय द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ड्रॉन। ठीक है, देखते हैं हम ऑप्शंस। ऑप्शन ए है टॉर्क रिक्वायर्ड, द स्पीड ऑफ द मोटर, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, और नन ऑफ द अबव। तो याद रखिए टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। ठीक है, तो जो हमारा आर्मेचर करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टॉर्क। इसका मतलब है सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए द टॉर्क रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर मेंशन्ड ऑन द नेम प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इंडिकेट्स। जो भी नेम प्लेट होती है इलेक्ट्रिक मोटर पर वो पावर क्या मेंशन करती है? ऑप्शन है हमारे द पावर ड्रॉन इन किलोवाट, ऑप्शन बी है द पावर ड्रॉन इन केवीए, ऑप्शन सी है द ग्रॉस पावर, और ऑप्शन डी है द आउटपुट पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। तो याद रखिए जो भी हमारे आप चेक कर सकते हैं घरों में जो पानी की वगैरह मोटर होती है उस पर एक नंबर प्लेट होती है, उस पर क्या क्या लिखा होता है? उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चरर का नाम, उसकी पावर रेटिंग और उसका करंट कितना लेगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वोल्टेज रेंज क्या होगा, ये सब लिखा होगा। इसको कहते हैं हम नेम प्लेट। उस नेम प्लेट पे जो पावर लिखा होता है वो पावर होता है हमारा पावर आउटपुट, आउटपुट पावर होता है वो। ठीक है, यानी कि पावर अवेलेबल एट दी शाफ्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वॉर्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर चेंज इन स्पीड ऑफ मोटर इज ऑब्टेन्ड बाय दी। जो वॉर्ड लियोनार्ड मेथड है वो उसमें हम स्पीड कंट्रोल किस तरह से करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है हमारे चेंज इन आर्मेचर वोल्टेज, चेंज इन फील्ड एक्साइटेशन, चेंज इन आर्मेचर करंट, और ऑप्शन डी है चेंज इन सप्लाई वोल्टेज। तो याद रखिए जो वॉर्ड लियोनार्ड मेथड है वो हमारी है चेंज इन आर्मेचर वोल्टेज। आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके हम स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डीसी मोटर हैज गॉट मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी, यानी कौन सी मोटर जो है सेल्फ लोड होती है, सेल्फ लोड करती है खुद पर? ऑप्शंस हैं सीरीज, शंट, कम्युलेटिव और डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर। ये जो है सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा होती है और इसी वजह से इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डीसी मोटर विल बी सुटेबल फॉर अलॉन्ग विद दी फ्लाईव्हील फॉर इंटरमिटेंट लाइट एंड हेवी लोड्स। लाइट और हेवी लोड्स के लिए फ्लाईव्हील कौन से मोटर के लिए हम यूज करते हैं? फ्लाईव्हील क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इसको कहते हैं फ्लाईव्हील। अब ये मोटर काफी छोटी है ये बात अलग है, अगर बड़ी भी होती तो फ्लाईव्हील इसी तरह का होता। फ्लाईव्हील किस लिए यूज किया जाता है गाइस? फ्लाईव्हील एक तो होता है शाफ्ट के ऊपर, यानी कि जो शाफ्ट होती है जो रोटेट करती रहती है इसके ऊपर हम लगाते हैं फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्यों लगाते हैं? फ्लाईव्हील इज यूज टू
प्रिवेंट सडन चेंज इन स्पीड, सडन चेंज इन स्पीड, यानी कि अगर आप झट से एकदम से लोड कम कर देते हैं मोटर का तो सडन चेंज इन स्पीड वहां पे होता है, एकदम से स्पीड जो है बढ़ जाती है। या फिर किसी केस में अगर हम लोड बढ़ा देते हैं तो वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, अचानक से बहुत ही कम हो जाएगी। इस कंडीशन में जो फ्लाईव्हील होता है वो सडन चेंज इन स्पीड की वजह से जो भी डैमेजेस होते हैं उसको वहां पे प्रिवेंट कर देता है। और वो लोकेट कहाँ होती है, लोकेटेड ऑन शाफ्ट ऑफ द मोटर एंड इट इज यूज्ड विथ मोटर हैविंग ड्रूपिंग, यानी कि स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक विच इज शंट एंड कम्युलेटिव मोटर। शंट और कम्युलेटिव मोटर के आपने स्पीड और टॉर्क के कैरेक्टरिस्टिक देखे होंगे, वो होते हैं स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी थोड़ा थोड़ा वो रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक के जो भी मोटर्स होते हैं वहां पे हम फ्लाईव्हील यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ डीसी शंट मोटर इज वर्किंग एट नो लोड एंड इफ शंट फील्ड सर्किट सडनली ओपन्स। गाइस मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। डीसी शंट मोटर का अगर फील्ड एकदम से ओपन हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा, इसका आंसर मैं फिर से नहीं दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करिए, अगले वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर आर यूज्ड, डीसी सीरीज मोटर हम कहाँ यूज करते हैं, अब ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, फिर भी देखते हैं ऑप्शंस क्या है एक बार। वेयर लोड इज कांस्टेंट, वेयर लोड इज चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेयर कांस्टेंट ऑपरेटिंग स्पीड इज नीडेड, और ऑप्शन डी है इन नन ऑफ द अबव सिचुएशंस। तो गाइस ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, ये एप्लीकेशन वाला है लेकिन थोड़ा इसमें ऑप्शंस अलग है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी में यूज नहीं होता। इसका सही आंसर है इन नन ऑफ द अबव क्वेश्चन, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर जो है ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर है, यानी इसको बहुत ज्यादा हेवी लोड में यूज करते हैं, जैसे क्रेन है, हॉइस्ट है, एलिवेटर्स है, लिफ्ट है, यहाँ पे हम डीसी सीरीज मोटर को यूज करते हैं। और जो कांस्टेंट लोड है और जहां पर जो है ऑपरेटिंग स्पीड कांस्टेंट है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम शंट मोटर यूज करते हैं। ठीक है, डीसी शंट मोटर वहां पे हम यूज करते हैं, लेकिन इस केस में डीसी सीरीज मोटर हम कहीं पे यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर द सेम एचपी रेटिंग एंड फुल लोड स्पीड फॉलोइंग मोटर हैज पुअर स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि अगर एक शंट मोटर है जो 5 एचपी है, एक सीरीज मोटर है जो 5 एचपी है, और एक डिफरेंशियली है और एक कम्युलेटिव कंपाउंडेड मोटर है जो 5 एचपी है। अब चारों की रेटिंग तो सेम है, लेकिन इन चारों में से सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क किसका होगा, तो याद रखिए सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क होगा हमारा डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर का, इसमें सबसे कम होगा। और उससे ज्यादा किस में होगा, उससे ज्यादा होगा हमारा शंट में। शंट का स्टार्टिंग टॉर्क डिफरेंशियली से थोड़ा ज्यादा होता है और शंट से ज्यादा होता है क्यूमुलेटिव का, और सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होता है हमारा सीरीज मोटर का। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, सबसे कम होता है डिफरेंशियली में और सबसे ज्यादा होता है सीरीज मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ कंडक्टिवली कंपनसेटेड डीसी सीरीज मोटर द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड। देखिएगा इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम कहां पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ऑप्शन है एज सेपरेटली वाउंड यूनिट, ऑप्शन बी है इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग, ऑप्शन सी है इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग, और ऑप्शन डी है इन पैरेलल विद द फील्ड वाइंडिंग। तो याद रखिएगा जो भी हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है वो हम इन सीरीज विद द आर्मेचर यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिए इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी मोटर में रिजल्ट इन। देखिए स्पार्किंग जहां भी होती है डीसी मोटर में वो उसका नतीजा क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। ऑप्शन है इट डैमेजेस कम्यूटेटर सेगमेंट्स, ऑप्शन बी है डैमेज टू कम्यूटेटर इंसुलेशन, और ऑप्शन सी है इंक्रीज्ड पावर कंजम्पशन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। याद रखिए जहां कहीं स्पार्किंग होती है वहां पे पावर लॉस भी होता है और जो भी इक्विपमेंट होता है वो डैमेज भी होता है, तो इसका मतलब है जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, डैमेज और इंक्रीज पावर कंजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रीफर्ड फॉर ऑपरेशन इन हाईली एक्सप्लोजिव एटमोस्फेयर। हाईली एक्सप्लोजिव एटमोस्फेयर जहां पर कहां होता है, ये ज्यादातर होता है केमिकल फैक्ट्रीज में और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहां भी केमिकल्स होते हैं, बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, वहां पे हम कौन सी मोटर यूज करते हैं। इसका जो सही आंसर मैं पहले बता देता हूं वो है एयर मोटर। एयर मोटर हम ऐसे कंडीशंस में यूज करते हैं जहां पर आग लगने का ज्यादा खतरा हो या फिर जहां पर केमिकल्स बहुत ज्यादा हो एनवायरनमेंट में, फैक्ट्रीज हैं। क्यों यूज करते हैं एयर मोटर को, हम कहते हैं न्यूमेटिक मोटर भी, इसका एक दूसरा नाम है वो है न्यूमेटिक मोटर, इसको हम न्यूमेटिक मोटर भी कहते हैं। और जो इसका पावर इनपुट होता है इलेक्ट्रिक पावर नहीं होता, एयर मोटर को हम इलेक्ट्रिक पावर से जो है ड्राइव नहीं करते, वो हम करते हैं कंप्रेस्ड एयर से, यानी कि हम इधर से कंप्रेस्ड एयर देंगे और उधर से मोटर जो है रोटेट करेगी। और बाकी की 3 कंडीशंस में गाइस होता यह है
कि हम इलेक्ट्रिक पावर से रोटेट करते हैं। जो भी बैटरी होती है, ये सीरीज शंट मोटर, यहाँ पे सब हम इलेक्ट्रिक पावर यूज करते हैं। अब जब टॉक्सिक एनवायरनमेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है कि हीट प्रोड्यूस हो, और जो हीट है उस हीट की वजह से जो है वहां पे फायर होने का खतरा होता है या फिर बर्न हो जाएगी मोटर। लेकिन इन केस ऑफ एयर मोटर थोड़ा सा सेफ होती है, इसलिए हम एक्सप्लोजिव एटमोस्फेयर में एयर मोटर यूज करते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एयर मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सप्लाई वोल्टेज ऑफ अ डीसी मोटर इज इंक्रीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। देखिए सप्लाई वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। ऑप्शंस है, इट विल डिक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन बी है इट विल डिक्रीज ऑपरेटिंग स्पीड, इट विल डिक्रीज फुल लोड करंट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा जो भी मोटर्स होती है ना उनका आउटपुट पावर जो है वो कांस्टेंट होता है। आउटपुट पावर, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, सिंपली बताऊं तो V इंटू आई। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट पावर के लिए अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि हमें पावर आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रखनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फुल लोड करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इंक्रीजेस, अगर हम डीसी मोटर की स्पीड इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शंस है, बैक ईएमएफ इंक्रीजेस एंड करंट डिक्रीजेस, ऑप्शन बी है, अभी मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं, इसका जो सही आंसर है वो आप इस पर से समझ लीजिए कि देखिए दो इक्वेशन है हमारे, n इज इक्वल टू और दूसरा एक है आई ए इज इक्वल टू, यानी आर्मेचर करंट। ये दो फॉर्मूला है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। और ऑप्शन मतलब जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो है आर्मेचर करंट का, उसका फॉर्मूला होता है टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दो इक्वेशंस पे जो समझ लीजिए, अगर हम स्पीड इंक्रीज करते हैं तो हमारा बैक ईएमएफ क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर बैक ईएमएफ इंक्रीज हो गया यहां पर तो हमारा आर्मेचर करंट डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इफ स्पीड ऑफ द डीसी मोटर इंक्रीजेस, बैक ईएमएफ आल्सो इंक्रीजेस एंड आर्मेचर करंट डिक्रीजेस। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू एन इंडक्शन मोटर द एयर गैप इन अ डीसी मोटर इज। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट लेकर आता है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको पहले एसी मोटर के लिए बताता हूँ क्या होता है। देखिए जो भी एसी मोटर है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसमें होता क्या है गाइस कि ज्यादा एयर गैप अगर रखेंगे हम स्टेटर और रोटर में, मोर एयर गैप विल रिजल्ट इन मोर एमएमएफ। हमें एमएमएफ की ज्यादा रिक्वायरमेंट लगेगी फ्लक्स को जो है पास करने के लिए। अब ज्यादा एमएमएफ होगा तो क्या होगा, रिएक्टिव पावर का लॉस भी ज्यादा होगा, यानी सॉरी रिएक्टिव पावर भी ज्यादा लेगी हमारी मशीन। अब रिएक्टिव पावर इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मशीन का, यानी कि इफिशियंसी को जो है कम हो जाएगी और लॉसेस बढ़ जाएंगे। ये कब होगा, जब अगर हम एसी मोटर्स में एयर गैप को ज्यादा करते हैं। लेकिन डीसी मोटर में यहाँ पर केस जो है वो रिवर्स है। डीसी मोटर में क्या होता है गाइस, अगर हम एयर गैप को इंक्रीज करेंगे तो जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होता है वो हमारा कम हो जाएगा। इसका मतलब है इफिशिएंटली चलेगी हमारी मोटर। लेकिन इन केस ऑफ एसी मोटर अगर आप जो है एयर गैप को बढ़ाएंगे तो वहां पर लॉसेस और बढ़ जाएंगे, इफिशियंसी कम हो जाएगी। लेकिन डीसी मोटर में एयर गैप बढ़ गया तो जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और मोटर जो हमारी इफिशियंट रहेगी, लॉसेस वहां पे कम रहेंगे। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी, एज कंपेयर टू एन इंडक्शन मोटर एयर गैप इन डीसी मोटर इज ऑलवेज मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज यूजुअली प्रोवाइडेड विथ थिक वायर। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले लिया था तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाकर देख लीजिए, यहाँ पर वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पोल शूज इन अ डीसी मशीन। पोल शूज का फंक्शन क्या नहीं होता है। तो ऑप्शंस है, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, ऑप्शन बी है टू सपोर्ट फील्ड कॉइल्स, ऑप्शन सी है टू स्प्रेड आउट फ्लक्स फॉर बेटर यूनिफॉर्मिटी, ऑप्शन डी है टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। तो याद रखिएगा इस जो पोल शूज होता है वो एडी करंट को कम नहीं करता। एडी करंट लॉस को अगर कम करना है हमें तो हम क्या करेंगे, वहां पे लैमिनेशन यूज करेंगे सिस्टम में। ठीक है, लैमिनेशन देना पड़ेगा। अदरवाइज जो पोल शूज के फंक्शन है वो ये बचे हुए तीनों फंक्शंस है। वो फील्ड कॉइल को सपोर्ट भी करता है, वो फ्लक्स को स्प्रेड आउट भी करता है और रिलक्टेंस को जो है कम भी करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय अ शंट मोटर विल बी मैक्सिमम
व्हेन द रेशियो ऑफ बैक ईएमएफ टू अप्लाइड वोल्टेज इज। तो याद रखिए गाइस, जो भी मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होने की कंडीशन है वो ये है, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर हमें किसी भी मोटर का आउटपुट मैक्सिमम चाहिए तो हमें उसका बैक ईएमएफ इज इक्वल टू सप्लाई डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब है जो ये रेशियो होगा वो हो जाएगा हमारा 0.5, यानी कि EB डिवाइड बाय सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा हमारा 0.5। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इन केस ऑफ डीसी मोटर इज। अभी मैंने पीछे बताया तो ये आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस अ डीसी मोटर इज प्रीफर्ड ओवर एन एसी मोटर। डीसी मोटर को हम कहां पर ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एसी मोटर पर। ऑप्शंस है लो स्पीड ऑपरेशन, हाई स्पीड ऑपरेशन, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन और ऑप्शन डी है फिक्स्ड स्पीड ऑपरेशन। तो याद रखिएगा इस डीसी मोटर को हम क्यों यूज करते हैं एसी मोटर से, क्योंकि वहां पर जो है वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन जो है वो इजी होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। तो गाइज ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बचे हुए भी और क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले पार्ट में लूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और आप सभी को आपके प्रिपरेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।